लास्ट क्लास में हमने चैप्टर डिबेंचर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर की रिवीजन स्टार्ट की थी। ठीक है, अब हम इशू ऑफ डिबेंचर्स के अगले नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे। अभी के लिए आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली, 15 मिनट, अभी 15 मिनट आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इशू ऑफ डिबेंचर में ना सबसे लास्ट टॉपिक आपके पास आता था रिडेम्पशन। इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है? लोन लेना, मतलब आप पब्लिक से लोन ले रहे हो, बदले में इंटरेस्ट पे कर रहे हो। और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मीनिंग क्या होता होगा? लोन को रिफंड करना। और एक हमारे पास डाउट निकल के आ रहा था कि लोन की टर्म क्या होती है, मतलब डिबेंचर मैक्सिमम कितने सालों के लिए इशू करते हैं, तो यहाँ पे था देखो। ठीक है, तो 10 साल और 30 साल वाला टाइम पीरियड है। ये आपका एमसीक्यूज में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फाइनल में भी, वाइवा में भी। ठीक है, कि डिवेंचर जो इशू कर सकती है कंपनी मैक्सिमम 10 सालों के लिए इशू कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ है? 10 साल के लिए ही लोन ले सकती है, 10 साल से ज्यादा के लिए नहीं। मतलब 10 साल के बाद आपको पैसे रिफंड करने ही पड़ेंगे। अगर आपने इशू किया ये सोच के कि हम 12 साल के लिए कर रहे हैं तो नहीं कर सकते। अगर कंपनी 7 ईयर्स के लिए डिवेंचर इशू करना चाहती है तो कर सकती है। बताना आपको क्वेश्चन समझ में आया? मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम कंपनी 10 साल के लिए लोन ले सकती है, यानी कि डिवेंचर इशू कर सकती है। तो मेरा क्वेश्चन ऊपर से ये आया, क्या कंपनी 7 ईयर्स के लिए डिवेंचर इशू कर सकती है? द आंसर इज यस। 10 साल के बाद नहीं कर सकती, तो मैक्सिमम लिमिट है 10 साल। लेकिन अगर ना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, मतलब कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, यानी कि डैम, ब्रिजेस, सड़कें, ये चीजें बना रही हैं, तो वो डिवेंचर इशू कर सकती है 23 साल के लिए। इसका रीजन क्या हो सकता है, सोच सकते हो? क्योंकि इनको अगर देखो कोई हाईवे बनना है, समझ लो दिल्ली से अमृतसर का हाईवे बन रहा है, जब पहले तैयार हो रहा था आज से 7-8 साल पहले, अगर आप लोगों को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, यहाँ पे ना बहुत सारे ब्रिजेस बन रहे थे, तो बहुत कंस्ट्रक्शन होती थी, बट जाम लग जाता था हर दूसरे शहर में। दिल्ली से लेके अमृतसर तक का इकट्ठा रास्ता है ना, 400-500 किलोमीटर का, तो वो पूरा हाईवे बन रहा था, तो बड़ी जल्दी जाम लग जाता था। तो मतलब उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 8-10 साल लग गए थे। फिर अब प्रोजेक्ट बनाना है जिस कंपनी ने, 8-10 साल लग रहे हैं, तो पैसा कितना चाहिए होगा ना मटेरियल खरीदने के लिए, लेबर पे करने के लिए, गवर्नमेंट को लाइसेंस फीस पे करने के लिए। इसलिए वो डिबेंचर इशू कर सकते थे, इसलिए उनको बोल दिया आप 30 ईयर्स के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे कंपनियों को अपना प्रोजेक्ट लंबे टाइम के लिए बनाना होता है। अब जैसे हमारी फर्नीचर की शॉप है, हमें बेड, टेबल, फर्नीचर बनाना है, ये तो 10-15 दिन में तैयार हो जाता है ना, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को बोला 30 ईयर्स, याद रह जाएगा। टोल टैक्स होता है, इनको मिलता है। टोल टैक्स इनको मिलता है। ये करते क्या है, देखो जैसे एक कंपनी है ना, जो अपना दिल्ली हाईवे है ना, वो सोमा ने बनाया था, सोमा कंपनी है। ठीक है, सोमा वाले क्या करते हैं, गवर्नमेंट से ना टेंडर पास करवाते हैं, मतलब गवर्नमेंट से ये अप्रूवल ले लेते हैं कि हम सारा ये दिल्ली से लेके अमृतसर का सारी सड़क हम बनाएंगे, हमारा ही पैसा लगेगा। गवर्नमेंट इनको इशू कर देती है, मतलब लाइसेंस इशू कर देती है, अप्रूवल दे देती है। तो बदले में सोमा वाले इनको क्या करते हैं, गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपया देते हैं, मतलब पक्के में सरकारी फीस, लाइसेंस हो गया एक तरह से। तो ये लाइसेंस बहुत महंगे होते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कुछ भी लगा लो। तो इन्होंने 100 करोड़ गवर्नमेंट को दे दिया, प्लस सड़क बनाने के लिए इनका 5,000 करोड़ लग गया। नॉर्मल सी बात है, 500 किलोमीटर के लिए 4-5 हजार करोड़ बड़े आराम से लग जाएगा। 10 साल लगने हैं, 10 साल कितने लेबर वालों को दिहाड़ियां देनी है, मशीनें खरीदनी है, ठीक है, फिर अपना भी प्रॉफिट मार्जिन रखना है, सब कुछ। फिर जो इनकी टोटल कॉस्ट बन गई सोमा वालों की 5100 CR बन गई। बदले में इनको क्या पावर दी जाती है, इनको बोला जाता है कि टोल टैक्स की अथॉरिटी हम आपको दे देंगे 15 साल के लिए। तो 15 साल जो टोल टैक्स की रेवेन्यू होगी वो सोमा वालों की होगी। हो सकता है अब आपका 5100 CR से अगर आप ज्यादा रिकवरी कर लेते हो फिर तो आपका प्रॉफिट है, अदरवाइज आपका लॉस है। तो देखा जाए कितनी रिस्की गेम है। अल्टीमेटली हमें लगता है कि यार दिन में कितनी गाड़ियां हैं, कितना प्रॉफिट होता होगा, ऑब्वियस है वैसे प्रॉफिट तो होता होगा, तभी कंपनियां इतना पैसा लगाती हैं, लेकिन लॉस होने के चांसेस भी हैं। अब आजकल किसान आंदोलन की वजह से पंजाब वाले सारे टोल टैक्स बंद पड़े हैं, हरियाणा के भी, तो पिछले 5 महीनों से 6 महीनों से टोल टैक्स बंद पड़े हैं, तो वो सारी रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा है। अब वैसे तो जब इशू किया जाता है ना ये टोल टैक्स का अप्रूवल, तब इशू किया जाता है जनरली 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, लेकिन आपने देखा होगा टोल टैक्स कभी बंद ही नहीं होते, फिर पूरी जिंदगी चले जा रहे होते हैं, मतलब सारा 2 नंबर ही चल रहा होता है। लॉकडाउन में बंद थे वो, किस तरह करते हुए? लॉकडाउन में तो पहले पहले नहीं, लॉकडाउन में नहीं बंद थे यार, उसके बाद किसान आंदोलन के बाद बंद हुए। लॉकडाउन के बाद तो टोल टैक्स चल रहे थे, मैं गया हूँ 4-5 बार। किसान आंदोलन की वजह से उसके बाद बंद हुए हैं।
अब वैसे लीगली क्या होता है कि ना, जैसे एक टोल टैक्स और दो टोल टैक्स के बीच ना 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, पटियाला और जो चंडीगढ़ वाला है ये तो 30 किलोमीटर भी नहीं पड़ता, तो मतलब इलीगल है। अब एक सरकारी बंदा है, मतलब पुलिस वाला, मतलब मेरा यार दोस्त है, तो मोहाली के हैं वो, मतलब पुलिस स्टेशन में मोहाली में जॉब करता है वो, बठिंडा से। कहता पूरे पंजाब में जितने टोल टैक्स अलाउड है ना एज पर लो, 5 या 6 टोल टैक्स अलाउड है। कहता 16 तो पहले ही चल रहे हैं, बाकी जो 10 हैं वो एज पर लो जो है इलीगल चल रहा है। तो काम चलते हैं, ठीक है। चलो, जनरल नॉलेज के अलावा अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमने करना है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के ना टोटल 6 केसेस हो सकते हैं। जैसे कि केस नंबर 1, अगर मैंने इश्यू किया डिबेंचर्स, इश्यू एट पार, रिडीम एट पार। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डिबेंचर कभी भी रिडीम जो है डिस्काउंट पे नहीं हो सकते, या इश्यू डिस्काउंट पे नहीं हो सकते। इश्यू वाला तो हमने टॉपिक ही कर लिया था पिछली क्लास में, हमने इश्यू एट डिस्काउंट का टॉपिक तो कर लिया था। रिडीम एट डिस्काउंट का तो टॉपिक कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग कह रहे हैं 10 साल के लिए हम लोन दे रहे हैं, ठीक है, हमने 100 रुपया दिया, बदले में आप हमें 90 या 95 रुपीज दोगे, तो ये तो कोई बात ही नहीं बनी। तो पहला केस हो गया इश्यू एट पार, यानी कि आपने 100 रुपए का इश्यू किया, 100 रुपए रिडीम कर दिए। केस नंबर 2 क्या हो सकता है, पहले इश्यू एट पार ही करो और रिडीम एट प्रीमियम, 110। रिडीम एट प्रीमियम, तो 110 रुपया वापिस कर रहे हो और ये 100 रुपये आपको मिले। सेकंड सिचुएशन प्रॉफिट की सिचुएशन है कि लॉस की? लॉस। पहली सिचुएशन बताओ। फर्स्ट सिचुएशन कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? कुछ नहीं होगा। ठीक है, नो इफेक्ट। सेकंड में लॉस। केस नंबर 3 क्या बन सकता है, डिस्काउंट पे, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, यानी कि हमने 90 का और 100 का, प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस की सिचुएशन है। केस नंबर 4 क्या हो सकता है, फिर से इश्यू एट डिस्काउंट, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम पे, मतलब प्रीमियम पे आप रिडीम कर सकते हो, ऑब्वियस कर सकते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे कि हम आपको 100 रुपया दे रहे हैं, बदले में हमें कल को 10 साल 5 साल के बाद थोड़े से पैसे तो ज्यादा देना ना। तो जनरली केस यही चलता है, डिस्काउंट और प्रीमियम का, या फिर पार और प्रीमियम का। तो आपने किया 90 का, वापस कर रहे हो 105। ये देखा जाए तो लॉस लॉस सिचुएशन है, इसको हम बोलते हैं डबल लॉस। क्या बोलते हैं इसको? डबल लॉस। लॉस लॉस सिचुएशन। इश्यू के टाइम पे पैसे भी कम आए हैं, रिडीम के टाइम पे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। अब पांचवा और छठवां केस आप खुद बता सकते हो क्या हो सकता है। केस नंबर 5 क्या हो सकता है, इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट डिस्काउंट। रिडीम एट पार। रिडीम एट डिस्काउंट नहीं होता मेरे भाई, लोग कम पैसे क्यों, आपने मुझे लोन दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का 10 साल के लिए, मैंने कहा 10 साल के बाद ना मुझसे 95,000 ले लेना, और बताओ आपको रहने दो भाई, मैं क्यों लोन दूं? क्योंकि हो सकता है पास में। हाँ, जैसे कि सारे बोलो शाबाश। तो रिडीम एट प्रीमियम हो, इश्यू एट प्रीमियम हो गया, तो रिडीम किस पे हो जाएगा, पहले तो एट पार पे। अब आपके पास पैसे आए हैं 108 रुपए, बदले में आपने वापस कितना करना है? 100 होता है। नहीं, अगर कोई पैसे वापस ना करे कंपनी, ऐसे नहीं होता। तो ये प्रॉफिट की सिचुएशन है कि लॉस की? ये प्रॉफिट की सिचुएशन है, क्योंकि कंपनी ज्यादा अच्छी होती है। कंपनी के पास 108 आए हैं। हाँ, ये वो कंपनीज होती हैं जो वेल रिप्यूटेड होती हैं, मतलब तो वही हो गया ना, ये ज्यादा ले तो देगा। हाँ, तो प्रॉफिट ना हो गया। कस्टमर तो पागल है देने वाला। यार बदले में 10 साल इंटरेस्ट भी तो मिलता है ना। वो तो फिर उसमें भी मिलेगा, उसमें मिल रहा है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट कम हो रही है ना, तो ये केस होता ही नहीं है। वो बंदा कहता है अब लोन दे रहा हूं तो ऑब्वियस है, लोन मैं किस लिए दे रहा हूँ, इंटरेस्ट कमाने के लिए ना, तो इंटरेस्ट तो मेरे को आपने देना ही देना है। लोन के साथ इंटरेस्ट तो जुड़ा हुआ है, मैग्नेट और मतलब लोहे वाला काम है ये तो, लोन के साथ तो इंटरेस्ट जुड़ा होगा। प्रिंसिपल अमाउंट कम हो रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट तो भाई 100 रुपए ही होती है ना, ये तो कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, कंपनी कह रही है 108 रुपए लेंगे हम आज, बदले में 100 रुपया देंगे आपको, लेकिन 10 साल आपको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। और सिक्स्थ केस क्या हो सकता है, इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम,
कंपनी के पास पैसे आए 108 रुपये, बदले में कंपनी पे कर रही है 105 रुपये। नेट में तो ये कंपनी को प्रॉफिट हो गया है, लेकिन सिचुएशन क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन है। पहले कंपनी 108 रुपये ले रही है 100 रुपये के बदले में, दे 100 रुपये के बदले में 105 रही है, तो एक सिचुएशन है प्रॉफिट, एक सिचुएशन है लॉस। नेट का प्रॉफिट हो गया, तो लिख रहा हूँ ना साथ में। अभी मैं सिर्फ 100 रुपये के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, आपको हमेशा कंपेयर फेस वैल्यू के साथ करना पड़ता है, 100 के साथ। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, बुक में आ जाओ। पेज नंबर 8.26। इसकी जर्नल एंट्रीज कभी भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग नहीं होती, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। पिछली क्लास में तो यही देखा था ना, फर्स्ट फाइनल कॉल अलग है। इसकी जो सिचुएशंस होती हैं कंबाइंड होती है, मतलब 10 के 10 रुपए या 100 के 100 रुपए कंपनी को इकट्ठे मिल जाते हैं। तो जब पैसे इकट्ठे मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इकट्ठा वर्ड यूज करते थे। केस नंबर 1 पढ़ो, क्या है। डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीम एट पार। कह रहे हैं 100 वाला डिबेंचर 100 में इशू किया, तो इशू के टाइम पे क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखना फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे अभी अपना इंटरेस्ट वाला टॉपिक नहीं चल रहा है, ये कह रहे हैं इशू की और रिडम्पशन की एंट्रीज बता दो हमें। इंटरेस्ट वाला टॉपिक करेंगे इसके बाद। तो इशू के टाइम पे क्या एंट्री होगी, कंपनी के पास 100 रुपए आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर तो देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के रेट अलग अलग होते हैं, तो पिछली क्लास में हमने देखा था एंट्री क्या बनती, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यहाँ तो 100 इकट्ठे हैं तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और सेकंड, ये पहली एंट्री कौन सी है, रिसीव्ड की या ड्यू की। जब वर्ड बैंक दिया हुआ है तो ये रिसीव्ड की एंट्री है। फिर इसको जब आप ड्यू करोगे तो क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अब सोच लो हम रिडेम्पशन पे आ गए, रिडीम करने वाले हैं, तो क्या एंट्री बनेगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। यानी कि अब आप डिबेंचर को, रिडेम्पशन को मैं ये भी बोल सकता हूं कि अब हम डिबेंचर को कैंसिल करने जा रहे हैं। जब इशू किए थे तो डिबेंचर बने थे, अब जब रिडीम कर रहे हैं तो डिबेंचर कैंसिल हो रहे हैं। इशू के टाइम पे बताओ, ये दोनों एंट्री में कहीं पे भी डिबेंचर डेबिट हुआ था या क्रेडिट। क्रेडिट। ये डिबेंचर क्रेडिट हुआ है ना, क्योंकि कंपनी के लिए ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों, लोन ले लिया, रीपे तो करना है ना, और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में आती हैं, इसलिए डिबेंचर हमारे क्रेडिट में आए थे। बैलेंस शीट में किस मेजर हेड और सब हेड में आएंगे डिबेंचर्स, नॉन करंट लाइबिलिटी थर्ड मेजर हेड होता है, और उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो डिबेंचर एक आइटम है, उसका सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसका मेजर हेड क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी। याद रह जाएगा। उसके बाद अगर रिडम्पशन की एंट्रीज कर रहे हैं तो मतलब डिबेंचर को कैंसिल कर रहे हो ना, जब डिबेंचर बनाए थे तो क्रेडिट किए थे, ये देखो। अब जब कैंसिल करने हैं तो उसको डेबिट करना पड़ेगा ना, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, मतलब उसको पैसे दे दिए। ये मुझे एंट्री कंफ्यूज करती है, जब पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं, हाँ, अब पैसे जा रहे हैं, तब डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, डिबेंचर सोना आ रहे हैं मतलब। अरे डिबेंचर को तो कैंसिल कर रहे हैं, दो एंगल को मिक्स। इधर देखो ना, उधर तो आपने ये बोला है बैंक का पॉइंट कि बैंक मेरे पास आ रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, इधर देखा करो यार, पहले आप उधर देखते हो फिर उसको देखते हो फिर उसको। आवाज आ रही है, कोई आवाजें नहीं आ रही, छोड़ो चलो आगे। नेक्स्ट केस, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट है और रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो मतलब कंपनी के पास आए है, हाँ, मेरा भी दिमाग अब घूम गया ना, फोकस हिल जाता है। इशू एट डिस्काउंट है, रिडम्पशन एट पार है। पहले मुझे ये बताओ, ये प्रॉफिट सिचुएशन है कि लॉस, क्यों, 95 रुपए आए हैं, मतलब लोन लिया 95 का, पे कितने का पड़ रहा है 100 का। पहली एंट्री क्या हो सकती है बताओगे योगेश, फर्स्ट एंट्री इशू के टाइम की फर्स्ट कितना 95। सेकंड एंट्री बता सकते हो, बताओ। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स। गलत है, ड्यू की, डिबेंचर ड्यू करने की, आपसे नहीं पूछा उससे। गलत दिया, रुक जाओ। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर टू डिबेंचर्स। डिस्काउंट भी तो हुआ था ना 5 रुपए का लॉस, उसको नहीं रिकॉर्ड करोगे। और याद रखो एक चीज, अगर लिखनी है तो लिख लो, मैं तो कम से कम 60-70 बार तो बोल ही चुका हूँ टोटल ओवरऑल बेसिस पे। डिबेंचर के सामने या शेयर कैपिटल के सामने हमेशा पार वैल्यू होती है, फेस वैल्यू। 3 नाम होते हैं इसके, पार वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। चाहे वो डिबेंचर वर्ड हो, चाहे वो शेयर कैपिटल का चैप्टर हो, इनके सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है। तो इसलिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने तो देखो 95 आ जाएंगे। एंट्री में देखो, पहली एंट्री में हमने क्रेडिट इतने से किया था, तो डेबिट भी उतने से ही करोगे कैंसिल। बाकी 5 रुपए का लॉस हुआ है ना, लॉस वाली एंट्री अब सिक्योरिटी प्रीमियम वाली एंट्री हमेशा ड्यू के साथ आती है, रिसीव्ड के साथ नहीं आती। तो रिसीव्ड में तो जो पैसे मिले ना सच में 95 वही रिकॉर्ड कर दो। तो बाकी 95 रुपए लॉस को रिकॉर्ड कर दो, और लॉस नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट होते हैं। नॉमिनल रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम या गेन। एक बार रूल बताना एक बार। सबसे पहला होता है पर्सनल। पर्सनल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन से रिलेटेड होता है, जैसे राम, श्याम, रिलायंस कंपनी, आर्टिफिशियल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल उसी को बोलेंगे ना, पर्सन, रिसीवर और गिवर, जो बंदे हो गए। सेकंड होता है रियल रूल, जो होता है एसेट से रिलेटेड। पर्सनल रूल पर्सन से रिलेटेड, रियल रूल एसेट से रिलेटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन खरीदी, मशीन आ गई तो मशीन अकाउंट डेबिट। टू कैश, कैश गया। क्या आया मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट। टू कैश, कैश गया। तीसरा होता है नॉमिनल रूल, ये किससे रिलेटेड होता है? एक्सपेंसेस और इनकम से। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो इस क्वेश्चन में ये डिस्काउंट जो है हमारा लॉस है, इसलिए डेबिट हो रहा है नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। टू डिबेंचर, और डिबेंचर हमेशा लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होगी। एक चौथा रूल होता है मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज। ये जैसे दो हैं कि पहले ये था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, वो रियल रूल है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ, जो नॉमिनल रूल है उसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इनकम मतलब कि व्हाट कम्स इन तो इनकम हुआ वो। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, +1 के ना बेस क्लियर नहीं है। वैभव क्या है, एक तो पर्सन से रिलेटेड है ना, जो रियल रूल है वो एसेट से रिलेटेड है। अगर एसेट आ या जा रही है तो आप रियल रूल के हिसाब से सोचोगे। अगर इनकम आ जा रही है, इनकम को आपने रियल रूल के हिसाब से नहीं सोचना, इनकम को आपने डेबिट या क्रेडिट के हिसाब से सोचना है, नॉमिनल रूल के हिसाब से। तो जो कैश आ रहा है या बैंक आ रहा है वो तो एसेट है, उसको आप रियल रूल के हिसाब से लगा सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है, जैसे डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट आ जा थोड़ी रही है, कोई चीज तो नहीं है ना फिजिकली। तो डिस्काउंट एक तरह से आपका लॉस है, तो लॉस के लिए फिर आप रियल रूल में नहीं जाओगे कि आ रही है कि जा रही है, नॉमिनल रूल में जाओगे। पर्सनल रिसीवर गिवर वाला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल हो गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल हो गया एसेट से रिलेटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल एक्सपेंसेस। इसके अलावा एक चौथा रूल होता है मॉडर्न रूल, जो तीनों को ना कंबाइंड करता है कि बाय चांस अगर क्वेश्चन में इन तीन चीजों की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, वैसे ही दिया हुआ है कि एसेट्स कहां पे आती हैं या लाइबिलिटीज, तो एसेट्स डेबिट साइड, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड। तो क्वेश्चन में अब डिबेंचर मेरी लाइबिलिटी है, तभी तो ये क्रेडिट साइड आ रही है। अब रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे। रिडेम्पशन में आप कितने पैसे वापस कर रहे हैं इस केस में? 100 रुपए। तो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। अब सुन लेना वैभव ध्यान से, डिबेंचर को डेबिट क्यों कर रहे हैं? डिबेंचर मेरी एसेट नहीं है कि जो मेरे पास आ रही है तो मैं डेबिट कर रहा हूं। डिबेंचर मेरी लाइबिलिटी है और मैं उसको कैंसिल कर रहा हूं। लाइबिलिटी सोचो कहां पे बोला था अभी मैंने, मॉडर्न रूल के हिसाब से क्रेडिट में ना। तो जब लाइबिलिटी को मेरे को रिवर्स करना है, कैंसिल करना है, तो उसको डेबिट के साथ ही कैंसिल कर सकता हूं। इस एंगल से सोचना है इसको। आप डिबेंचर को ना रियल रूल के एंगल से सोच रहे थे, रियल रूल के एंगल से आपको ये सोचना है। बैंक, अब मेरा बैंक जा रहा है ना, पैसे वापस कर रहा हूं। अब सोचो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरा कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट में आएगा। तो बैंक को बैंक के साथ सोचो। आपका जो डाउट आ रहा था ना, आप बैंक को डिबेंचर के साथ कोरिलेट करके सोच रहे थे। डिबेंचर को अपना अलग सोचना है, बैंक को अपना अलग सोचना है। केस नंबर 3, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। पहले तो ये बताओ सिचुएशन कौन सी हुई है, सुजल आप बताओगे सिर्फ। ये प्रॉफिट की सिचुएशन है, किसको लग रहा है प्रॉफिट की है सिचुएशन? ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी सबसे पहली सुजल, फर्स्ट एंट्री? बैकिंग ऑफ डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से? बैंक वाली एंट्री हमेशा उतने से होता है जितना सच में कैश मिल रहा है, तो 105 रुपए से। सेकंड एंट्री क्या हो सकती है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वो तो 105 से ही होगी क्योंकि आपने 105 से अभी अभी क्रेडिट किया ना,
तो उसको डेबिट भी 105 से करना है। टू डिबेंचर, डिबेंचर के सामने अभी मैंने क्या डायलॉग बोला था, हमेशा पार वैल्यू, पार वैल्यू के 3 नाम होते हैं, पार वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। तो टू डिबेंचर देखो 100 रुपए, बाकी टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सोच के देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी का क्या था, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट, एसेट थोड़ी थी कि मेरे पास आ रही है या जा रही है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट किस रूल में फॉल करता है? नॉमिनल, नॉमिनल। नॉमिनल रूल में क्रेडिट ऑल इनकम्स या गेन्स, इनकम गेन्स या प्रॉफिट्स, इसलिए ये क्रेडिट में आया है। पैसे वापस कितने करने हैं इस केस में हमने? 100। तो एंट्री डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। क्लियर है 3 केस। केस नंबर 4। अब आपके रियल केस शुरू हो रहे हैं। पहले 3 ये बच्चों वाले थे, बहुत ही नॉर्मल, एक प्रैक्टिस करने के लिए। इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। 100 रुपए मेरे पास आए हैं, 105 रुपए देने हैं। सिचुएशन बताओ। लॉस। अब ये ऐसा लॉस है जो मेरे को इशू के टाइम पे पता है। अब आप कहोगे ये कैसे पता है? जब हमने डिबेंचर इशू करने होते हैं ना, उसी टाइम हम बता के चलते हैं, भैया ये सिचुएशन वाले इशू कर रहे हैं डिबेंचर, जिसने खरीदने हैं खरीद लो। तो कंपनी को भी पहले दिन पता है, डिबेंचर होल्डर को भी। कंपनी पहले ही लिख लेती है लॉस हाँ, लॉस को कंपनी पहले लिख लेती है। अब दूसरा सिचुएशन ये हो जाता है, लेकिन लॉस सच में तो नहीं हुआ, फिर उसको कैंसिल करने के लिए एक नाम और भी लिख देती है। तो आपको दोनों फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। पहली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपए। अब सेकंड एंट्री देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन तो वही का वही 100 रुपए से डेबिट। अब कंपनी को लॉस होने के चांसेस हैं फ्यूचर में, तो +1 में ना एक कॉन्सेप्ट होता था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म। इसके 2 नाम होते थे, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। शायद आपको याद आएगा ये सोच सुन के कि जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं उनको तो आप इन एडवांस रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट को नहीं रिकॉर्ड करते। तो इसलिए ये मेरे पास लॉस होने वाला है, मैंने लॉस को रिकॉर्ड कर लिया। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5 रुपए। टू डिबेंचर, डिबेंचर के सामने अभी सर आपने सिखाया फेस वैल्यू आएगी, ठीक है जी, फेस वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ये वाला जो लॉस है 5 रुपए, आज तो नहीं हुआ ना, 10 साल के बाद होगा। लेकिन हमारे जो रूल कहते हैं वो कह रहे हैं आज ही आप इसको रिकॉर्ड कर दो, तो हमने कर दिया। लेकिन सच में हुआ नहीं, इसलिए इसको आप कैंसल आउट भी कर देते हो एक दूसरे नाम से कि ये लॉस किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है जी। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम देना है, ओके, रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम देना है लॉस है ना, ठीक है, इसलिए उसका नाम ये आ जाता है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यानी कि 5 रुपए को एक बार से आपने लिख भी दिया, एक बार कैंसिल भी कर दिया उसी सेम एंट्री में, ताकि 105 बराबर हो जाए। फिर से एंट्री बोल रहा हूँ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, टू डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब आ जाओ प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, रिडम्पशन के टाइम पे आ गए। रिडम्पशन के टाइम पे अब हमने क्या करना है? सच में डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर कितने के थे सर? हमेशा ही 100 रुपए के होते हैं, तो डिबेंचर डेबिट भी 100 रुपए से। अब वो टाइम आ गया जब आपको सच में ये वाला लॉस बियर करना है। अब आप इस लॉस को क्या कर लोगे? डेबिट कर दोगे। कौन से लॉस को? जो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपए, टू डिबेंचर होल्डर 105 और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। केस नंबर 5, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। कौन सी सिचुएशन बनी? डबल लॉस की सिचुएशन बनी। चलो इसकी एंट्री अब आप कॉपी पे कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट, उर्दू भी चलेगी। उर्दू समझते हो ना? ये एंट्री पूछ सकते हैं क्या? ये एंट्री कम चांस है, बस यही पूछ सकते हैं, प्रॉफिट है लॉस है। अगर एंट्री पूछेंगे ना, वर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा डरी हुई सिचुएशन, तो यही वाली एंट्री आपसे पूछेंगे बस। जब रिडम्पशन एट प्रीमियम पे हो रहा है ना, तो वो कहेंगे ड्यू करने की एंट्री बताओ। फिर वो आपसे पूछेंगे लॉस को डेबिट भी कर रहे हो या क्रेडिट भी कर रहे हो, तो आपका रीजन क्या होना चाहिए? लॉस को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है, और अभी वो लॉस हमारा हुआ नहीं है, इसलिए हम उसको प्रीमियम के नाम से क्रेडिट भी कर देते हैं। तो अल्टीमेटली सिचुएशन निल हो गई तो पूछ क्या सकते हैं बस एंट्री अगर पूछेंगे? है। केसेस पूछ सकते हैं, 6 केसेस पूछ सकते हैं कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। फिर आपसे वो पूछेंगे क्या डिबेंचर कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू की है, तो कंपनी ठीक कर रही है गलत, तो आप कहोगे गलत। एज पर द कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन नॉट इशू द डिबेंचर्स विच आर रिडीमेबल एट डिस्काउंट। ठीक है, ये वाला केस तो बनेगा ही बनेगा। देखना, अगर समझ लो डिबेंचर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं ना कि डिस्काउंट पे इशू क्यों नहीं कर सकते, अगर वो रीजन पूछेंगे तो 2 रीजन है। एक तो एज पर कंपनीज लो, इशू तो करें। रिडम्पशन एट डिस्काउंट, तो एक तो आपके पास ये है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम कर ही नहीं सकते,
अगर वो रीजन पूछेंगे कि कोई बंदा पैसे कम नहीं लेना चाहेगा। चलो केस नंबर 5 में क्या आया था, इशू एट डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अमाउंट हम अपनी मर्जी से ही भर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 105 है और बदले में 108 देने हैं। पहली एंट्री 95 आए 95 में, देने 108 है। इशू के टाइम पे पहली एंट्री, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन चलो जी पहली आ गई बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने 95। पहली एंट्री में कोई डाउट है? सेकंड एंट्री खतरनाक, डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये तो हमेशा उतने से ही करने जितने से आपने इसको क्रेडिट किया था, क्योंकि ये तो आप कैंसिल कर रहे हो। अब कंपनी को टोटल लॉस कितना होने वाला है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंपनी को टोटल 13 रुपए का लॉस होने वाला है। 5 रुपए का वो और 8 रुपए का वो, तो 13 रुपए आएंगे। टू डिबेंचर में 95 रुपए, डिवेंचर में 100 है। 100 आएंगे। किस किस को लग रहा है? हाँ सर आपने बताया था, आप गलत थोड़ी बताते हो। चलो 95 आएंगे, 100 आएंगे, जल्दी बताओ। डिबेंचर में 100। अब यहाँ पे आपने मेरे को बताना है कौन सा ऐसा लॉस है जो सिर्फ प्रीमियम से रिलेटेड है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 8 रुपए। अब देखो दोनों का टोटल डेबिट क्रेडिट का 108 बन रहा है। ये वाली एंट्री को दोबारा से देखो, समझ में आई है सुजल आपको? योगेश इधरली साइड डिवेंचर करते हैं। पहले तो ये देखो यहाँ तक क्लियर है। आगे नेक्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर हमेशा कितने से होता है? 100 से बना था, 100 से कैंसिल होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने से क्रेडिट किया है? 8 से, तो 8 रुपए देने हैं ना। देखो यहाँ पे टू डिबेंचर होल्डर हाउ मच? 108। नेक्स्ट एंट्री बहुत मुश्किल, 108। केस नंबर 6 देखो बुक में क्या दिया हुआ है, इशू एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम। आए हैं 105 रुपए। प्रॉफिट की सिचुएशन है लॉस की। खुद बताओ। प्रीमियम पे प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन, यहाँ पे आया प्रॉफिट, यहाँ पे हुआ लॉस। नेट इफेक्ट वैसे क्वेश्चन में अलग अलग आएगा, इस क्वेश्चन में नेट इफेक्ट लॉस बन जाएगा। जब मैंने आपको केसेस ऊपर हेडिंग लिखवाई थी तो 108 और 105 लिखवाए थे, तो याद मत करना आप, बस यहाँ पे 105 आ रहे हैं। कंपैरिजन 100 के साथ देखना होता है। तो पहले आपको प्रॉफिट हुआ है, बाद में आपको लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है 5 रुपए का, लॉस हुआ है 8 रुपए का, तो नेट में क्या हुआ? नेट में लॉस हुआ। वो सोचना नहीं है, वो हमारे लिए है। मतलब पहली एंट्री जाओ बाहर एक चक्कर लगा के आओ, जाओ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अमाउंट बताओ सुजल। 105। इस टॉपिक की सबसे डेंजरस एंट्री आप जो कर रहे हैं, बस या तो ये थी या तो जो हमने पीछे ये वाली की थी, डबल लॉस वाली। इससे ऊपर कुछ नहीं है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तो 105 से होगी जितने से क्रेडिट किया था। लॉस कितना होने वाला है? लॉस कौन सा होने वाला है फ्यूचर में? ये 8 रुपए का, जो आपने प्रीमियम के पैसे ज्यादा देने हैं, 8 रुपए। ठीक है यार, ये तो मैं भी बता दूं इजी सी, कोई मुश्किल बताओ, हिम्मत है तो। टू डिबेंचर, फेस वैल्यू हमेशा डिबेंचर के सामने। टू प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम, वही सिक्योरिटी प्रीमियम इसको सिक्योरिटी 5 रुपए। कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ पहले? प्रीमियम तो कंपनी को 5 रुपए मिल रहा है ना, ये वो वाले कर रहे हैं। दूसरे वाले का तो नाम अलग होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो कंपनी को पैसे फालतू मिल रहे हैं उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, जो कंपनी ने देने हैं उसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन के टाइम पे कितने आएंगे? 8 रुपए। देखना टोटल बन रहा है 105 8 13। ठीक है, अगला केस यहाँ पे बताओगे क्या बनेगा? डिवेंचर प्रीमियम और रिडम्पशन टू डिवेंचर डिबेंचर डेबिट कितने से? 100 से। और करो एंट्री सुजल। 8 से प्रीमियम और रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डिवेंचर ऑर्डर 100। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 8 रुपए। टू होल्डर कितना? डिवेंचर 108 108। डिबेंचर होल्डर टू बैंक डिबेंचर होल्डर टू बैंक। आज तो मैं भी केमिस्ट बन गया। आ रही है एंट्री, अमाउंट समझ आ रही है? रिडम्पशन वाले ये केस होते हैं। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अब हम। काउंटिंग और अकाउंट एलसी में डिफरेंस क्या
यार ये तो मुझे भी नहीं पता कल वाई वाला क्वेश्चन देखा ना वहाँ आया। कहाँ पे, नहीं आते। ये नहीं पूछेंगे तो कह रहे थे कि 11th की बेसिस पे भी पूछेंगे कुछ। ये चीजें, अब आपसे नहीं पूछेंगे चिंदी चीजें। वैसे अगर आपसे ये पूछते हैं ना बाय चांस, अगर आपको एक लाइन में पता होना चाहिए, अकाउंटिंग यानी कि थोड़ी सी नैरो टर्म है, अकाउंटेंसी ब्रॉड टर्म। ठीक है, अकाउंटिंग में सिर्फ हम ये चीजें देख रहे होते हैं कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा। अकाउंटेंसी में हम कंपनी के प्रॉफिट लॉस की जगह कंपनी की सारी पोजीशन देख रहे होते हैं। मतलब अकाउंटेंसी जो है वो थोड़ी ब्रॉड टर्म होती है। वो काफी है। अपनी कलाई से बनी तो तुमने कड़ी पाई। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, आ जाओ जल्दी से। बस एक और क्लास लगाएंगे इस चैप्टर की, जितना हो गया खत्म कर देंगे। तो मतलब स्पीड आपको मेंटेन करनी है मेरे साथ साथ। 8.12 पेज पे आ जाओ। कंसिडरेशन ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमारे 3 टॉपिक्स हो चुके हैं। एक तो इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया, मतलब एट डिस्काउंट भी एट प्रीमियम भी। ठीक है, तो 2 केसेस वो हो गए, इश्यू वाला, डिस्काउंट वाला, और एक हो गया हमारा रिडम्पशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नहीं, जो अगला चैप्टर है उसमें यही था रिडम्पशन। हाँ, उसमें बाकी और उसमें वैसे तो टॉपिक सारा खत्म हो गया, अब उसमें थ्योरी है, तो उसकी एक क्लास बनी हुई है, तो वो क्लास सुननी है आपने बस। वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो तो इसके बाद होगा। अभी सर मैंने वाइवा की वजह से ना रिडम्पशन वाला टॉपिक पहले करवा दिया है, अदरवाइज सारा हम सीरीज वाइज चल रहे हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट हो गया है, प्रीमियम हो गया है, और रिडम्पशंस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब लिखो पेमेंट। कंसिडरेशन मतलब पेमेंट, मतलब ये है हमारी कंपनी, छोटी नहीं, छोटी है, बहुत बड़ी है। ये है एक सप्लायर या फिर एक है वेंडर। इसने क्या किया, हमारी कंपनी को क्या भेजी, गुड्स बेची, या गुड्स या फिर कोई मशीन या कोई एसेट। बदले में हमने इसको क्या करनी है, पेमेंट करनी है ना। हमने डिबेंचर दे दिए। हमने इसको पेमेंट के बदले में या तो कुछ डिबेंचर्स दे दिए, या फिर कुछ डिबेंचर और कैश दे दिया, या फिर कुछ डिबेंचर और चेक के थ्रू पेमेंट कर दी, या बिल पेबल दे दिया। तो बदले में हम पेमेंट किस वे में कर रहे हैं, अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर्स की फॉर्म में। इस केस में कैश इनफ्लो हुआ कि कैश आउटफ्लो, मतलब आप देखा जाए तो डिबेंचर के चैप्टर में भी आप कैश फ्लो को कोरिलेट कर सकते हो। कल केस स्टडी में हमने देखा था ना कैश फ्लो, कैश इनफ्लो आउटफ्लो वाले में, कि अगर किसी भी वेंडर से हमने मशीन खरीदी, बदले में हमने डिबेंचर या शेयर इश्यू कर दिए, तो कैश का इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, या नोट ऑल्टर है, नोट ऑल्टर क्या आ रही है एसेट। और मेरा क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट चुप हो जाओ, सारे चुप हो जाओ। मेरा क्वेश्चन क्या था, हाँ, तो क्या चेंज हुआ, कहाँ से आ रही है, कुर्सी मशीन आ रही है, नोट ऑल्टर आएगा। हाँ जी, क्या का नोट ऑल्टर, कैश का। अब ठीक है, कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स। बोला तो उसने वही था, तो मैं सीरियस हो गया ना, मैं पूछने लग गया, मेरे को पूरा ही बता दो। बोला तो उसने दिल से सच्चाई थी कि सर आ रही है क्या, नींद। पूछने वाला गलत हो गया, अगर आप पूछते क्या हो गया था, नींद। मैंने पूछा तो कह रहा है एसेट, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, कैश में क्या इफेक्ट आ रहा है, तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा।
वाह मेरे लाल चिट्टे। चलो अब इसकी देखो एंट्रीज क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हमने एसेट खरीदी है तो एसेट खरीदने की पहली एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब यहाँ पे टू कैश क्यों नहीं आया, कैश गया नहीं क्योंकि कैश गया नहीं इसलिए आया नहीं, बात तो ये भी सही है। दूसरी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर हम डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे होंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट टू इसमें कोई पेमेंट नहीं होती, यही मेरे को वो होती है। इस क्वेश्चन में ना ये वाले टॉपिक में मेन आपके पास ना नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने होते हैं, उसी की वजह से ही तो सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह निकल सकता है। केस नंबर इलुस्ट्रेशन नंबर 9, अ कंपनी परचेज एसेट 9,90,000, ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन जो आपने पे करना है 100 रुपए का एक डिबेंचर पे करना है, या एड पार पे या एड प्रीमियम पे या एड डिस्काउंट पे। तो पहले एड पार वाला केस कर रहे हैं। पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 9,90,000 और वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 9900 डिवेंचर। अब आपने ना हमेशा यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर जरूर निकालने हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे, जितने आपने उसको पैसे देने हैं ना 9,90,000 डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू नहीं बोला मैंने, इश्यू प्राइस मतलब डिस्काउंट या प्रीमियम को ऐड लेस करने के बाद। पहला केस तो ऐड पार था ना, तो पहले केस में नंबर ऑफ डिबेंचर निकलेंगे, इश्यू प्राइस क्या है 100 रुपए। सेकंड केस में क्या निकलेगा 9,90,000, इश्यू कितने पे कर रहे हैं 110 पे। नंबर ऑफ डिबेंचर बताओ, ये हो गया 9,000। 9,000। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू डिबेंचर 9,000 इंटू 100 9 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 9,000 इंटू 10 90,000। ये देखो ये है वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू डिबेंचर। डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू, कितने डिबेंचर बने हैं देखो ये निकाला हुआ है, और 100 रुपीज का है, तो टोटल हो गए 9 लाख रुपए। और यहाँ पे आ जाएंगे 900 इंटू 10 90,000। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, कॉपी पे करो। नहीं, बैंक से तो 9 लाख के मिलेंगे, 9,90,000। हमने उससे ना मशीन तो 9,90,000 की खरीदी है, लेकिन बदले में हम उसको डिबेंचर दे रहे हैं 9 लाख के, कि हमारी ना कंपनी वेल रेप्यूटेड है, इसलिए हम प्रीमियम पे इशू करेंगे। मेरे को कैश दे दो इससे अच्छा। ये कंडीशंस ना ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं, ये कंडीशन ना ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। अगर आपका नहीं है मन, एक तो पहले हमने कंडीशन रख दी कि हमें बदले में ना हम डिबेंचर ही देंगे, सामने वाला कह रहा है मेरे को कैश चाहिए नहीं, मैंने भी कहीं ना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कंपनी अच्छी है तो मैं 9,90,000 की मशीन भेज देता हूँ, उसमें भी तो मेरा मार्जिन जुड़ा होगा ना थोड़ा सा, तो 10% मार्जिन तो हर कोई जोड़ के रखता है, तो यहाँ पे 10% प्रीमियम है, तो आपस में केस सेटल्ड बैठ जाता है, कहता है चलो ठीक है। कंपनी के हिसाब से 90,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर कंपनी को पैसे देने पड़ते सच में तो 990 देने पड़ते ना, कंपनी को 9 लाख के डिबेंचर ही देने पड़े, तो इसलिए कंपनी के लिए प्रॉफिट है, क्रेडिट में आ गया। और अगर लॉस पे इशू कर रहे होंगे डिबेंचर डिस्काउंट पे, करो कॉपी पे, सेकंड एंट्री करो सिर्फ, ये प्रीमियम वाली कौन सी है? ये वाली केस 3। फर्स्ट एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 9,90,000। अब 9,90,000 के बदले में डिबेंचर इशू करने हैं आपने डिस्काउंट पे, तो पहले तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालो, 9,90,000 डिवाइडेड बाई डिस्काउंट है तो 90, 9,90,000 11,000। एंट्री करोगे अब इसकी, क्या एंट्री बनी है, वेंडर के डेबिट में कितना आया है 990। ऑब्वियस है, वो तो जितने से उसको क्रेडिट किया उतने से ही। अच्छा, और वेंडर अकाउंट डेबिट आगे, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर ठीक है, डेबिट कितना 1,10,000 11,000 गुना 10 किया होगा, ठीक है, टू डिबेंचर टोटल दोनों 11,000 गुना 100 11 लाख रुपए। इलस्ट्रेशन 10, आर लिमिटेड टुक ओवर द एसेट ऑफ 5,60,000 एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, मैंने 5,60,000 की किसी की एसेट्स खरीदी, साथ साथ मेरे को ना उसकी लाइबिलिटी भी खरीदनी पड़ गई। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने ना उसकी दुकान से 5,60,000 का स्टॉक उठा लिया, बदले में कह रहा है लेकिन 80,000 पे ना मैंने किसी को देने हैं, तो मैं तो पूरा बिजनेस बेच रहा हूँ। 640 का होगा। हाँ, तो अल्टीमेटली मेरे को 640 का थोड़ी ना,
माइनस हो गया। 4,80,000 का बन गया ना। देखो मैं किसी की दुकान से 5,60,000 का सामान लेके आया, अपना ट्रक उठाया, ट्रक में 5,60,000 का सामान भर दिया, जाते जाते कह रहा है भाई 80,000 रुपये ये पेमेंट है, ये किसी को देनी है। उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, कहते अपने माल ऐड थोड़ी ना होगी यार। मेरे को तो ये देखना है मेरे को नेट एसेट्स कितने की मिल रही है, मेरे को फायदा कितने का मिल रहा है। मैं 5,80,000 रुपये का 5,60,000 का सामान खरीद आया ना, सामान तो 5,60 का मिला कह रहा है, लेकिन 80,000 रुपये आपको किसी और को भी पे करने पड़ेंगे। तो मुझे तो नेट में सामान कितने का मिला। सामान तो 560 का ही है, उसमें फिर ये क्रेडिटर ऐड करेंगे। 560 में से 80,000 पहले देने हैं उसमें किसी को। हाँ सोच के देखो, 5,60 का सामान मिल गया मेरे को, ठीक है। मैं आपको दूसरा एंगल समझाता हूँ, बिल्कुल देसी तरीका। तो सामान पड़ा है हमारे पास, सामान पड़ा है तो मैंने ना सामान बेच दिया, समझ लो उसी टाइम ही मैंने आगे कस्टमर्स के साथ डीलिंग की हुई थी, 5,60,000 का सामान बिक गया। ठीक है। सामान बिकने के बाद ना मेरे को उसमें से 80,000 रुपये देने पड़ेंगे किसी को। तो दुकानदार कह रहा है कि मैंने ना ये वाला सामान ना उधार पे खरीदा हुआ था एक बंदे से 80,000 का, तो ये 80,000 रुपये उस दुकानदार को भी देने हैं। तो मैंने सामान बेचा, मेरी दुकान में 560 का सामान बिक गया, मेरे पास कैश आ गया ना। मतलब एक तरीके से उसको 480 देना है हमने। हाँ अल्टीमेटली मेरे को तो 480 बचे, मेरे को तो नेट एसेट 480 की मिल रही है। बदले में आपने उसको क्या देने हैं, 20 रुपीज के डिवेंचर प्रीमियम 20 रुपीज, यानी कि 24 रुपए का हो गया। 20 रुपए का डिवेंचर है, 24 का 4 पे प्रीमियम बन जाएगा ना, 20 का 20%। तो पहली एंट्री क्या होगी देखो ध्यान से, एसेट अकाउंट डेबिट 5,60,000, 2 लाइबिलिटीज यानी कि 2 क्रेडिटर्स और 2 वेंडर, यानी कि वेंडर का नाम दिया हुआ है एस लिमिटेड। मैंने एस लिमिटेड को 480 रुपए दे 4,80,000 देने। तो 4,80,000 के बदले में उसको क्या करो, डिबेंचर इशू कर दो। वेंडर अकाउंट डेबिट 480, इसका वो निकालो कैसे निकलेगा, 4,80,000 डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस क्या था 24 ना, तो आपके पास 2,000 या 20,000 20,000 डिबेंचर निकल आएंगे। तो डिबेंचर के सामने 20,000 गुना 20, सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 20,000 गुना 2, उसको सॉरी 20,000 गुना 4। किसको, हाँ अब ठीक बोले। वैसे एक्चुअल में मिलना उसको 480 चाहिए था। पर वो डिवेंचर है। नेक्स्ट कॉपी पे करेंगे प्रकाश वाला। प्रकाश लिमिटेड परचेज द एसेट ऑफ 2,20,000, टुक ओवर द लाइबिलिटीज 40,000। मुझे एसेट्स मिल रही हैं 2,20,000 की, मैं खुश हो गया था कि मेरे को 2,20,000 का सामान मिल रहा है, लेकिन बदले में कह रहा है भाई अभी 40,000 रुपये इसी में से 180 किसी और को भी आपने पे करने हैं। तो हमने 192 का 12,000 का और लो। एक मिनट पहले तो आप ये देखते हैं मेरे को नेट एसेट कितने की मिली। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज को जब आप माइनस करते हो ना, या तो इसको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद है क्या होता था, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता था ना, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी सिंपल करना हो तो उसको बोलते हैं नेट एसेट्स। तो कंपनी को नेट एसेट मिली 1,80,000 की, लेकिन जो सामने वाली पार्टी के साथ डीलिंग हुई है वो हुई है 1,92,000 की। तो कंपनी को क्या हुआ है, लॉस। और लॉस को इसको इस वाले चैप्टर में क्या बोला जाता है, गुडविल। तो देखते हैं एंट्रीज। पहली एंट्री क्या है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट 2,20,000, करो एंट्री करो कॉपी पे। एसेट अकाउंट डेबिट 2,20,000, फिर एक लाइन छोड़नी है आपने, 2 लाइबिलिटीज, कितने की लाइबिलिटी मिल रही है 40,000 की। और पार्टी का नेम देखना क्या था, किससे खरीदा है, अजय। प्रकाश ने तो खरीदा था ना, 2 अजय 192। अब इसमें से ये माइनस कर दो 12,000, 12,000 का ये मेरा लॉस है, और इसमें ना लॉस को बस गुडविल बोला जाता है ये लॉस ही, इसलिए तो डेबिट में आ रहा है। सुजल आप मेरे को बताओ, पैसे किसने किसको देने हैं, अजय ने देने हैं प्रकाश को या प्रकाश ने देने हैं अजय को। कितने पैसे देने हैं, 192 दिया। कितने पेमेंट देनी है अजय लिमिटेड को, 192। वैभव टोटल पेमेंट तो 2,20,000 2,20,000।
192 हुआ अभी आपने तो सबसे पहले आपने तो बताया था कि जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों में, एग्रीमेंट तो 1,92,000 का हुआ है। देखो अगर मैं कहूं मेरे को नेट एसेट, मेरे को सौदा कितने का मिल रहा है, मेरे को सौदा मिल रहा है 1,80,000 का। 220 में से 40,000 माइनस करने के बाद सामान तो मिल रहा है 1,80,000 का, लेकिन आपस में एग्रीमेंट हुआ 1,92 का। तो मैंने तो 1,92 पे करने हैं, और 1,92 के नंबर ऑफ डिवेंचर निकालो। प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं कि डिस्काउंट पे निकालना नंबर ऑफ डिवेंचर्स। 1600 तो अगली एंट्री देखो ये है, जे लिमिटेड डेबिट 1,92,000, तो 1600 इंटू 100 वहां पे आ जाएगा डिवेंचर में। 1600 इंटू कितना रेट है वो, 100 20 रुपीज है प्रीमियम का। 1600 इंटू 20 उधर आ जाएगा। उसको भी मतलब 32 जगह हो गया 1600 कैसे आया? 1,92,000 को 1,92,000 पे नहीं देने हमने। हमने जितने वेंडर को पैसे देने होते हैं या वेंडर के जो सामने आए होते हैं डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। 100 वाला डिवेंचर 120 रुपए में नहीं इशू कर रहे, तो 120 192 डिवाइडेड बाय 120। नेक्स्ट केस वीनस लिमिटेड, बस एक लास्ट है। वीनस लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 10 लाख एंड द लाइबिलिटीज ऑफ 1,80,000। तो मेरे को बताओ मैंने किसी की एसेट ली 10 लाख, लेकिन उसमें से 1,80,000 रुपये देना पड़ जाएगा। नेट एसेट्स कितनी आई है 8-20 सुजल आप बताओ। सुजल नेट एसेट्स कितने की आई हैं? 10 लाख पढ़ो यार पढ़ो मेरे भाई। 8 10 लाख में से 8-20 की आई। कितने की नेट एसेट, बोलो मत बीच में। 8-20 की कैसे 180 की नकदी की आई। 8,20,000 बोल रहे हो? और एग्रीमेंट कितने का हुआ है देखना, एग्रीमेंट कितने का हुआ है पार्टी के साथ। वेंडर वाली पार्टी का नेम बताना, वेंडर वाली पार्टी का नेम। केन्स वाले को हमने पैसे कितने देने हैं? कंपनी में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ये? सुजल जी इधर ध्यान दो, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? 60,000 कम है उसको सच्ची कहानी जाओ एक चक्कर लगा के आओ बाहर, चक्कर काट के आओ। आधे का इसकी दूर करा कहीं वाई वाव के टाइम पे कुछ आप गड़बड़ कर दो। योगेश समझ में आया? बस यार चुप हो जाओ। योगेश समझ में आया ये क्या है? लहर आपको समझ में आया क्या है? एसेट कितने की टुक ओवर की थी? टोटल एसेट, 10 टोटल एसेट 10 लाख। टोटल एसेट बोला, नेट एसेट नहीं। टोटल एसेट कितने की? 10 लाख की। लाइबिलिटी तो कंपनी को नेट एसेट कितने की मिली? 8-20 8,20 की। लेकिन एग्रीमेंट कितने का हुआ है? 7,60,000 का। मतलब 8,20,000 का मुझे सामान मिल गया, मैंने पैसे देने 7,60,000, तो कंपनी को 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो जब भी प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का नाम होता है कैपिटल रिजर्व। जैसे लॉस का नाम गुडविल होता है, प्रॉफिट का नाम कैपिटल रिजर्व। पहली एंट्री देखना, एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू लाइबिलिटीज 1,80,000, टू केन्स लिमिटेड जितने पैसे देने हैं, पैसे कितने देने हैं? 760। तो बाकी का जो डिफरेंस बच गया प्रॉफिट, लिखो कैपिटल रिजर्व को यहाँ पे लिखो प्रॉफिट, लिखना प्रॉफिट। छोड़ दो आप, कोई बात नहीं। सेकंड वाली एंट्री देखना, डिवेंचर किस पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे? डिस्काउंट पे 5% डिस्काउंट पे। एंट्री करो जल्दी से, ये वाली सेकंड वाली जर्नल एंट्री। पहले निकालोगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते हैं जो केन्स के सामने अमाउंट है, मतलब पैसे कितने पे कर रहे हैं? 7,60,000 डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस कितने? 95 हाँ निकालो, 7,60,000 डिवाइड बाय 95। बुक्स बंद कर दो अपनी सारे। ठीक है, एंट्री करो। एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री केन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8,000 नहीं क्या शेयर कितने 8,000 शेयर्स नहीं डिबेंचर होंगे। 8,000 आए होंगे, 100 रुपए का एक है, फिर 8,000 आएंगे। 80,000 नहीं आएंगे, 8,000 आएंगे। जर्नल एंट्री बताओ मेरे को क्या बनेगी? वेंडर अकाउंट है वेंडर का नेम दिया हुआ है क्वेश्चन में,
केन्स लिक्विड डेबिट कितने से? 760 से। डिस्काउंट डेबिट 40। डिस्काउंट की अमाउंट कैसे निकाली है वैसे? 8,000 गुना 5, ठीक है, टू 9% डिबेंचर्स। अलग। इसके नीचे पहली एंट्री करो, जो पहली एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट वाली,